हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में जो बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा जाता है। तो और ये जो भी हमने क्वेश्चन आज यहाँ पर लेकर आए हैं, सारे क्वेश्चन जो है वो बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि बिहार पॉलिटेक्निक में गणित किस प्रकार से पूछा जाता है, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को देखिए। ये 2025 में एग्जाम हुआ है, उस ईयर का पूरा प्रश्न यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो बढ़िया लगता है, समझ में आता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक आवृत्ति वितरण का बहुलक माध्य क्रमशः 8 और 9 है। आपको फाइंड करना है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। आपको क्या फाइंड करना है कि इसकी जो माध्यिका है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। चलिए, तो हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से दीजिएगा। एक आवृत्ति वितरण का बहुलक आपको गिवन है और साथ ही साथ क्या गिवन है, माध्य गिवन है। बहुलक ये आपका दे रखा है और माध्य ये आपका दे रखा है, तो आपसे माध्यिका पूछ रहा है। तो आपको रिलेशन पता है कि 3 गुने माध्यिका, एक फॉर्मूला होता है 3 गुने माध्यिका, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, -2 गुने माध्य इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है बहुलक होता है। ये एक रिलेशन है, यह एक फॉर्मूला है। या याद रखोगे कि 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य जो है वो बहुलक के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला में जो डाटा दिया हुआ उसको धर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो हमसे पूछ रहा है माध्यिका। मान लेते हैं कि माध्यिका का वैल्यू अगर x है, माध्यिका का वैल्यू कितना है, तो x है, -2 गुने माध्य। माध्य का वैल्यू देखिए, बहुलक का वैल्यू 8 हो गया और माध्य का वैल्यू कितनी हो गया, 9। तो 2 गुने माध्य के जगह पर 9 धर देंगे, इक्वल टू बहुलक। बहुलक का वैल्यू 8 हो गया तो हम 8 धर देंगे बहुलक की तरफ। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इधर हो जाएगा 3x और इधर हो जाएगा 9 दूना 18, 8 है, 18 को ले जाएंगे राइट की तरफ तो निगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 18 8 कितना हो जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा, तो 18 8 बन जाएगा 26। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 26/3। ये इसका जो है वो राइट आंसर है। अब देखिए इसका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का प्रश्न जो है वो बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है। बहुत इजी सा प्रश्न पूछा जाए, थोड़ा सुख हम रिवीजन कर लेंगे तो आप अच्छा खासा रैंक में आ सकते हैं, आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो सकता है। चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 5 अभाज्य संख्या, तो बताइए पहला अभाज्य संख्या पता है, अभाज्य संख्या पता है कि वैसी संख्या, अगर हम बात करें कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से कटती है और क्या होती है, अपने आप से कटती है। एक तो एक से कटेगा और एक अपने आप से कटेगा। जो संख्या एक से और अपने आप से कटती है उन संख्या को हम कौन सी संख्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या में आता है सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है। उस 13 के बाद कितना हो जाएगा, 15 नहीं 17 हो जाएगा, 17 के बाद कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस प्रकार से अभाज्य संख्या आगे बढ़ते जाएंगे। याद रखिएगा कि एक से लेकर, अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेकर 100 तक जो होती है वो 25 अभाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या का एक मोबाइल नंबर है जिसका नाम है 44 44 22 32 23 और 21। ये मोबाइल नंबर है। 1 से लेकर 100 तक किसी भी दो संख्याओं के बीच अभाज्य संख्या निकालना हो, 2 4 5, जैसे यहां से पूछा जाए 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होगी, तो 4 होगा। अगर पूछा जाए 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होगा, तो 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा।
30 तक पूछा जाए कितनी आभाज्य संख्या होगा, तो 4 4 8 और 2 10। तो इस प्रकार से आभाज्य संख्या आप इसमें 1 से लेकर 100 तक फाइंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पूछा था कि 5 आभाज्य संख्या सिर्फ चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इतना 5 आभाज्य संख्या होगा। इन 5 आभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा, तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद देखो कितना बनेगा, 3 2 5 5 5 10 और 10 7 17 1 18 18 और 10 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और आभाज्य संख्या का माध्य पूछ रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। क्या पूछ रहे हैं, माध्य पूछ रहे हैं, तो माध्य बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का कुल योग और बट्टा में कुल संख्या। 28 दूना हो जाएगा 56, यानी कि 5 पॉइंट कितने होगा, 6 इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। हम इसको डिवाइड किया, आप डिवाइड करके देख लो। नहीं तो हमने क्या सोचा कि नीचे 5 है, इसमें हम क्या करें कि 0 नीचे क्या बन जाए, 10 बन जाए। 10 बनने के लिए हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई की तो 10 हो जाएगा, ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 दूना 56 हो जाएगा। यानी एक अंक के बाद हम डायरेक्ट दशमलव बैठा के इसका आंसर लेकर आएंगे, 5.6 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक आवृत्ति वितरण में यदि सिग्मा एफ का वैल्यू 50 दे रखा है, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है, 50 है, और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो है वो 2550 है, तो बताइए तो माध्य बराबर क्या होगा। तो आपने माध्य बराबर फॉर्मूला पढ़े थे कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या होता है, सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में क्या होता है, सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो दे रखा है दे रखा है 25 50, और सिग्मा एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू दे रखा है 50। अगर हम इसको काटे तो इधर कितना होगा, 5 5 25 5 एकम 5, यानी राइट आंसर मेरा आएगा 51। कितना आएगा, 51 होगा। तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, 2 होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक बस में 5 लाल बत्तियां हैं, 8 सफेद बत्तियां हैं और 4 हरी बत्तियां हैं। एक बत्ती निकालने पर उसमें हरी होने की प्रायिकता निकालो, यानी कि प्रोबेबिलिटी का सवाल है। आपके पास देखिए तो टोटल कितना हुआ, टोटल 5 8 5 13 13 4 कितना हो जाएगा, टोटल आपका जो हो गया वो 17 आउटकम्स मिलेगा। जिसमें से हमसे पूछ रहा है कि हरी बत्ती, एक बत्ती निकाला जाए तो उसमें हरी बत्ती होने की प्रायिकता कितना है, तो हरी तुम्हारा 4 है, आया कितना में से आया, टोटल 17 में से आया, यानी कि 4/17 इसका मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है, 1 है। अगला सवाल देखिए, एक लड़का दो अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पर, यहां पर एक वर्ड छूट गया, दोनों पर कम से कम, याद रखिएगा यहां पर लिखा हुआ टोटल कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगा। अगर दो अलग अलग सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यानी कि 2 कॉइंस को उछालोगे तो आपको हेड हेड मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, फिर हेड टेल मिलेगा, फिर टेल हेड मिलेगा, फिर टेल और टेल मिलेगा, यही आपको टोटल मिलेगा। तो टोटल मेरा हो जाएगा 4। अब इसमें कहता है कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो कम से कम एक टेल यहां पर है, कम से कम एक टेल यहां पर है, और कम से कम एक टेल यहां पर भी है ना। कम से कम एक टेल हो गया कितना जगह, 3 जगह हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4, जो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि एक 3 मीटर और 2 मीटर का एक आयताकार मैदान पर एक गेंद गिराई जाती है जिसमें 1 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार क्षेत्र है, तो गेंद के क्षेत्र के अंदर गिरने की प्रायिकता निकालना है। भाई टोटल देखो ना, टोटल बताइए, एक आयताकार नहीं करे, एक आयताकार मैदान में एक गेंद गिराए जाते हैं, तो पहले बताइए आयत का टोटल क्षेत्रफल कितना होगा। टोटल एरिया आयत की हम बात कर रहे हैं, तो 3 × 2 यानी कि 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल। अभी 6 मीटर टोटल स्क्वायर हो गया। अब एक गेंद अगर हम गिराएंगे, ऊपर से गेंद गिराएंगे, तो गेंद गिरेगा तो वृत्ताकार एरिया को कवर करेगा। तो यहां पर अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 मीटर व्यास है ना, तो जब 1 मीटर व्यास है तो पाई आर हो जाएगा 1/2,
व्यास 1 मीटर, ध्यान देना है 1 मीटर व्यास दे रखा है तो हमको त्रिज्या की आवश्यकता है, तो व्यास का आधा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी टोटल एरिया 6 हो गया, टोटल एरिया कितना हो गया 6 हो गया, और इधर कितना हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, गिराए जाते जिसमें 1 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार क्षेत्र है, तो गेंद के क्षेत्र के अंदर गिरने की प्रायिकता तुमको पता करना है, कि गेंद के क्षेत्र के अंदर गिरने की प्रायिकता तुमको निकालना है। तो टोटल मेरा एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल मेरा एरिया हो गया, देख लो टोटल एरिया क्या वृत्ताकार है, नहीं है, मैदान है ना, तो मेरा टोटल एरिया कितना हो जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 4 और गुने में कितना हो जाएगा 6, यानी कि पाई बटा कितना हो जाएगा 6 चक 24 हो जाएगा, यानी कि पाई बटा कितना बनेगा, पाई बटा मेरा कितना बनेगा 24 बनेगा, इसका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि इस प्रकार से दे रखा है, अब इसका वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। तो आप देखिए इसको हम चाहें तो 2√45 को लिख सकते हैं, 9 का 45, 9 का 45, और 3√20 को लिख सकते हैं 5 चक के 20, और डिवाइडेड बाय 2√5 इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 9 बाहर निकलेगा 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 2 दूना, हाँ 3 दूना कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, रूट में कितना हो जाएगा 5 बच जाएगा, प्लस यहां से जब 4 आउट होगा, यहां देखिए 3 छूट गया था, जब 4 आउट होगा तो 2 बाहर निकलेगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और रूट में 5 बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा 2√5 हो जाएगा। तो 6 और 6 कितना हो गया 12√5, और इधर में 2√5 है, √5 से √5 कैंसिल, 6 दूना 12, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि प्रश्न संख्या नहीं लिखा हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा 3 होगा। अब ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23, आप देखो इसको इन दोनों एंगल का सम करके देखो तो आपको 90 डिग्री मिलेगा, कितना डिग्री मिलेगा 90 डिग्री, अब जोड़ कर देखिए 90 डिग्री मिलेगा। तो इन दोनों में से कोई एक को अगर हम चेंज करना चाहें, जैसे हम इसको चेंज करना चाहें तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, इधर कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, ये फॉर्मूला पढ़े थे, तो कॉस स्क्वायर यानी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 23 डिग्री, माइनस में साइन स्क्वायर 23 डिग्री पहले से घटकर ओवरऑल आंसर कितना आएगा 0 आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधा सीधी हमने देखा कि tan थीटा का वैल्यू जो बनेगा वो 3/4 होगा, और tan थीटा का वैल्यू p/b होता है, तो h का वैल्यू आप याद कीजिए कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 4 5 का होता है ट्रिपलेट, तो यहाँ पर 3 4 दे रखा है, तो h तुम्हारा 5 बन जाएगा, एच तुम्हारा कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, जिसमें p का वैल्यू तुम्हारा 3 दे रखा है और h का वैल्यू 5 दे रखा है, तो इस कंडीशन में इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो 3/5 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहां पर है 4 में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो पूछ रहा है कि साइन 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहाँ पर 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पर दे रखा है 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। हम इसमें चाहें तो ऊपर और नीचे cos थीटा से डिवाइड करें, हमको tan में कन्वर्ट करना है तो cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो 4 sin थीटा बटा cos थीटा, ये tan थीटा बन जाएगा, एक कट कर 1 हो जाएगा, 4 sin थीटा बटा cos थीटा करेंगे तो ये भी tan थीटा हो जाएगा, और एक कट कर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 4 tan थीटा का वैल्यू देखिए, तो 4 tan थीटा का वैल्यू 3 दे रखा है, तो 4 tan थीटा की जगह पर 3 धर देते हैं, -1 यहाँ पर 3 धर देंगे, +1, 3 में से 1 घटाओगे तो 2 बटा इधर नीचे 4 आ जाएगा, काट पीट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 1/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न में कह रहा है कि cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा
फिर cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा इंटू फिर tan थीटा मतलब दे रखा है, यानी ऐसे दे रखा है सवाल, cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में थीटा प्लस में यहां पर दे रखा है cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस में थीटा डिवाइडेड बाय जो नीचे दे रखा है वो tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू में cot 30 डिग्री माइनस थीटा। इसको कैसे बनाएंगे, देख रहे हैं कि cos cos में है, दोनों का एंगल आप जोड़ कर देखो तो 90 डिग्री आ रहा है, दोनों cos में है, एक को चेंज करेंगे तो एक cos बन जाएगा साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऊपर ला एक हो जाएगा। अगर हम इसको tan में कन्वर्ट करें तो tan यहां पर भी tan यहां पर कट के 1 आ जाएगा, चाहे इसमें से किसी को भी कन्वर्ट करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 1 मिलकर कितना बन जाएगा, एक बन जाएगा। डिवाइड करेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, एक आएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक एक अर्धगोला और संबंधित गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आप बताइए कि अर्धगोला है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पहले आप बात कीजिए गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोला का क्या हो जाएगा, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ कुल पूछ रहा है ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा 3/4 होगा, जो ऑप्शन नंबर कितना है 3 है। याद रखिएगा गोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चाहे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसी का रेशियो पूछ रहा था, तो कट पीट कर आंसर जो बनेगा वो 3/4 बनेगा। अगला सवाल देखिए, कहते 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई क्या होगा ये पता करना है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो चाप की लंबाई क्या होगा, तो हम पढ़े थे चाप की लंबाई, चाप की अगर लंबाई निकालना हो एल इक्वल टू तो थीटा बाय 360 गुने 2 पाई आर, एक तो ये फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो चाप की लंबाई एल इक्वल टू थीटा आर हो जाएगा, जहां पर थीटा जो है वो आपका रेडियन में होना चाहिए, क्या चीज में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, इस मेथड से हम बनाएंगे बहुत आसानी से और जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए हम एल निकालते हैं, चाप की लंबाई थीटा 30 डिग्री 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब पाई बटा कितना हो जाएगा 3, पाई बटा कितना हो जाएगा 3। इसके बाद आर की बात करें तो आर का वैल्यू तुम्हारे 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पाई का होता है 22/7 गुने 3 और गुने 21, तो देखिए 7 21 21 कट गया, इसका आंसर जो आएगा वो तुम्हारे कितना होगा 22 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 2 में है। तो थोड़ा स्पीड पढ़ा रहे क्या, चलो थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो अगला सवाल देखिए, अच्छा ये प्रश्न में किसी जगह ना थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो रखा है। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 2x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 2, क्या दे रखा है 2x अपॉन में ए प्लस वाई बटा बी इक्वल टू 2 दे रखा है, फिर यहां पर दे रखा है x बटा ए माइनस वाई बटा बी इक्वल टू 4 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है कि भाई x का वैल्यू बताओ, तो सीधा सा x का वैल्यू निकालना है, ऐड करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, a को ऐड करेंगे तो 2x और एक x मिलकर 3x, तो 3x अपॉन में a हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 दूना 6 हो जाएगा, इसको काट दो तो 3 दूना 6 कटेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए बी सी का अधिकतम मान कितना होगा, तो इसका अधिकतम मान जो है वो 1 होगा, अधिकतम मान कितना होगा 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि a इक्वल टू x इक्वल टू दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, यदि x इक्वल टू दे रखा है a इंटू बी माइनस सी, वैसे y इक्वल टू दे रखा है b इंटू सी माइनस ए, वैसे z इक्वल टू दे रखा है c इंटू ए माइनस बी। आप देखिए कि इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो टोटल मिलता है 0,
इन सभी को ऐड करेंगे तो टोटल मिलता है 0। और ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब उसमें ए बी और सी को बराबर माना जाता है, और उसको हमने एक मान रखा है। कितना मान रखा है? एक मान रखा है। तो जैसे हम उसको बराबर मानेंगे, एक मानेंगे, तो हमको एक्स का वैल्यू 0 मिल जाएगा, वाई का वैल्यू भी 0 मिल जाएगा, और जेड का वैल्यू भी 0 मिल जाएगा, है ना। एक्स का वैल्यू भी 0, वाई का वैल्यू भी 0, और जेड का वैल्यू भी 0। तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू बताओ। तो एक्स के जगह पर 0 धरेंगे तो 0 बटा कुछ का वैल्यू 0, यहाँ पर भी धरोगे तो 0 बटा कुछ का वैल्यू 0, और यहाँ पर भी जेड का वैल्यू 0 धरोगे तो 0 बटा कुछ का वैल्यू 0। तो इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? थर्ड में है। ऑप्शन नंबर किसमें है? थर्ड में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, वैसे ही जा रहा है। यानी कि एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा ना। फिर वैसे एक में से एक पूर्णांक, एक मतलब 1/3 घटाओगे तो 3 में से एक गया तो 2/3 बचेगा। वैसे इधर घटाओगे तो 3/4 बचेगा। वैसे घटाओगे तो 4/5 बचेगा। और ऐसा ही जाएगा, लास्ट में जो बचेगा वो कितना? m-1। कितना हो जाएगा? m-1/m बचेगा। m-1/m बचेगा। अब इस पैटर्न को देखते हैं तो पता चलता है, देखिए ये से पूरा कटते जाएगा। जब ये पूरे कटते गया तो यहां पर बच गया शुरू में 1, और लास्ट में बच गया क्या चीज? m। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/m होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 2 में है। अब ये एक ऐसा प्रश्न है जो देखिए बहुत निहायती आसान प्रश्न है। कहता है कि एक बिंदु px जो है कि मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो भाई मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y²। ये फॉर्मूला है। ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला r = होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है, हम इसको चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी प्रकार से लगाओगे आंसर सेम टू सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि यदि पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो ए का मान क्या होगा? भाई अगर ये समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। कि समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। हाँ मंटो, ट्यूशन में कौचे अगला 19 से है। कोई दिक्कत नहीं, 100 दे देवे। कोई दिक्कत है? नहीं भैया, हम नहीं देखिए, रात नहीं लेवे उतना तोर सोचते तो फोन में नहीं करते। कम चल गलो तो अलग बात है, ले लिया 100 रुपया। कितने मुन्ने? अरे पिंटू, हमर समझी न बतिया हो। हमारी स्थिति बड़ी खराब अभी हो भाई। समझ है हमर बतियन तो हम की कहियो तोरा। है? अरे कमा जो ये नहीं दे ब्रदर। कितने तू बुतरू नियन कर रहा है? अभी समझी तनी सुख कैसे तो बर्बाद हो ली है, आ बर्बाद कर दे तू सब मिलके। ए तो सब देखे मदद कर रही है ये तो। अरे एक आध 2 साल कम लगे फिर बुतरुआ तो देवे नहीं देवे बता। कि नहीं देवे? हैं? की कर में स्थिति गंभीर है तो क्या कर सकते हैं हम। अभी तो हम अपने 4-5 महीने से नहीं चल रहे, कल नहीं कल है शादी रहे तो 1 कुंटल गेहूं बचलिए। अरे बेचलियो पूछन कार भी हो जेलो। ठीक है। तो आप देखिए कि यह जो है एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज है। पहले हम समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं?
तो समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसका नेमिंग देखते हैं, अगर ये P कह रखा, ये Q कह रखा, ये R कह रखा और ये S कह रखा है। ए का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा -2, 1 दे रखा है। क्यू का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है a, 0 दे रखा है। आर का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है 4, 6 और एस का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 2, है ना। तो कह रहा है कि भाई जो ए यहां पर गायब है, जो ए यहां पर गायब है, इसका वैल्यू क्या होगा। हमको पता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये हुआ ना कि यहां पर जो है वो मिडिल पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, इस लाइन का भी मध्य बिंदु और इस लाइन का भी मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 होता है, y1 प्लस y2/2 होता है इसका कोऑर्डिनेट। यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2 करेंगे तो 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 2/2 हो जाएगा। y1 प्लस y2 करेंगे, ध्यान दीजिएगा x1 बाई x2 के y1 प्लस y2 करेंगे तो 6 1 7/2 हो जाएगा। यानी कि इसका कोऑर्डिनेट एक तो ये निकलेगा। अगर हम ऐसे निकाले कोऑर्डिनेट तो a प्लस 1/2, ये x कोऑर्डिनेट निकला। x कोऑर्डिनेट यहां पर भी हम निकाले थे 1 आया था, तो इनमें से x कोऑर्डिनेट जो आएगा उधर ही इस विकर्ण से x कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो a प्लस 1 इक्वल टू 2, तो a का जो वैल्यू मिलेगा वो 1 मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है 3 के प्रथम 8 गुणकों का योग निकालो। तो 3 के प्रथम 8 गुणक कितना होगा, तो 3 का प्रथम 8 गुणक हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 आठी का 24। तो 3 के प्रथम 8 गुणक कौन हो जाएगा, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डी और प्लस में 1। इसके बाद होता है लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। ये योग का फॉर्मूला होता है। तो देखिए, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये 21/d करेंगे तो 6 में से 3 गया 3 और प्लस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इनटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2 करेंगे तो इधर 24 और 3 27 और बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24/3 इधर हो जाता है और इधर 27/2 हो जाता है। तो इधर हो जाएगा 3 दूना 6 चक 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 गुने 4 तो 7 चौक 28 का 8 हाथ में 2 और 4 गुना 8 और 2 10, यानी कि जोड़ेंगे तो ओवरऑल तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 108 आएगा। तो ये एक फॉर्मूला होता है किसी भी एपी सीरीज में अगर है तो उसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई टी प्लस 1 इनटू लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2, जहां डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और वैसा ही जा रहा है 253। तो अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो जब अंतिम पद से 20वां पद निकालना रहे तो हम कहेंगे अंतिम पद माइनस माइनस n-1 इंटू डी। अंतिम पद माइनस n-1 इंटू डी। तो हमको 20वां पद चाहिए, तो अंतिम पद हो गया 253। 20 में से 1 गया तो 19, 20 में से 1 गया तो 19, यहाँ हो जाएगा 19 और डी का वैल्यू निकाले तो 8 में से 3 गया तो 5, तो 19 पच्चे का हो जाएगा 95, 19 पच्चे का हो जाएगा 95। आप इसको घटा लो तो यहां से देखिए 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 5 13। अब ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ना, ये प्रश्न में थोड़ा सा हम मिस्टेक है कि ये वाला यहाँ चीज नहीं होना चाहिए,
ये प्रश्न ऐसा लिखा हुआ √2x माइनस √3y इक्वल टू 0, और ये लिखा हुआ √5x माइनस √2y इक्वल टू 0 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा। जब भी ऐसा प्रश्न रहे, ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो x और y का वैल्यू दोनों 0 0 आएगा। आप इसको चाहो तो सॉल्व करोगे, लेकिन हमको पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो 0 0 होगा, क्योंकि x के जगह पर 0 धरो, y के जगह पर 0 धरोगे, तभी ये वेरीफाई करेगा कि आपको 0 मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः इतना है। यदि संख्याओं का योग 296 है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बात बोला है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर, यानी कि एलसीएम को एल कहते हैं, एचसीएफ को एच कहते हैं। तो योग दे रखा है कितना, तो 592 दे रखा है। और अंतर बात करें, एलसीएम और एचसीएफ के अंतर की बात करें तो 500 कितना दे रखा, 18 दे रखा है। जब भी ऐसा इक्वेशन दिया रहे, एल प्लस एच इक्वल टू 592, एल माइनस एच इक्वल टू 512, इस पैटर्न इक्वेशन का पैटर्न को पकड़िए। जब भी ऐसा इक्वेशन का पैटर्न दिया रहे तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब एलसीएम का मान निकालना रहे तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 2 10 के 0 हाथ में 1 हो गया, 9 1 10, 9 1 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1 हो गया, 5 5 10 और 1 11 हो जाएगा। इसको 2 से भागा दे दो तो इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, इधर 0, यानी कि एलसीएम जो भी आया होगा इसका वो 510 रहा होगा। एलसीएम अगर इतना आ गया तो एचसीएफ का निकालेंगे, तो इन दोनों को घटा के 2 से भागा दे दो, तो 12 में से 8 गया तो 4 बन जाएगा। यहाँ बचेगा 8, 8 में से गया तो कितना बचेगा, 8 में से एक जाएगा 7 बच जाएगा। अपट्टा में 2 करेंगे तो 31 दूना के कितना हो जाएगा, नहीं नहीं 31 कैसे होगा, इसको हम भागा देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और 7 दूना 14, यानी तुम्हारा कितना मिल जाएगा, एचसीएफ आपका 37 मिल जाएगा। एचसीएफ आपका कितना मिल जाएगा, 37 मिल जाएगा। एक बार देख लीजिए, एचसीएफ 37 मिलेगा। एचसीएफ हम घटाए हैं, एक बार फिर से देखते हैं घटाएं सही कि नहीं है। 12 में से 8 गया 4 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ बचा 8, 8 में से गया 7 बचा। ठीक है, 2/2 करेंगे तो 3 से 7, ठीक है। अब हम देखें तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा गलती यहाँ शायद क्यों होंगे, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 दूना 10 1 बचा, 11 5 दूना 10, और ये भी 5 दूना 10 ही होता, 5 5 5 मिलता तो नहीं, 7 5 12 हो जाता, 5 3 8, 1 9। अब सही है, यहाँ पर हमने गलती घटाई थी, काटे थे गलती, ये हो जाएगा एलसीएम। आप कहते हैं यदि दो संख्याओं का योग 200 कितना 96 दे रखा है तो संख्या आप ज्ञात कीजिए। तो अगर संख्या मान लेते हैं कि संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या जो होता है वो एचसीएफ का आत्मा होता है, ठीक है ना। तो पहली संख्या जो होगा वो 37 ए रहा होगा, दूसरी संख्या जो रहा होगा वो 37 को बी रहा होगा, और इसका योग 296 दे रखा है। तो अगर हम 37 कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी, और इधर 296 बटा में 37 हो जाएगा। इसको काट छाट कीजिए तो आपको कितना मिलेगा, जो 37 से डिवाइड हो जाए। तो 37 से अगर काटेंगे तो कई बार में कटेगा, चेक कर लो, या फिर मैं कैसे चेक करेंगे, जो ऑप्शन 37 से कटता है। तो देखते हैं पहले नंबर 37 से डिवाइड करते 1 1 1, 3 बार में लगाएंगे, 7 21 का 1 हाथ में 2 और 3 3 9 2 11। देखिए यही ऑप्शन जो है वो कट रहा है। आप यहां से भी भागा देखे तो आपको कट जाएगा, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है कि 2/3, 8/9, 16/81 और 10/27 का एचसीएफ क्या होगा। तो जब भी एचसीएफ निकालना है, जैसे 2/3 लिखा हुआ है फ्रैक्शन में, 8/9 लिखा हुआ है, 16/81 लिखा हुआ है, और कितना लिखा हुआ है, 10/27 लिखा हुआ है, ठीक है ना। फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन वाला का आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो जब फ्रैक्शन वाला को एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर में आपको एचसीएफ करना पड़ेगा और नीचे में आपको एलसीएम करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर एलसीएम पूछता तो ऊपर में हम एलसीएम निकालते और नीचे में उसका अपोजिट एचसीएफ निकालते। तो आप देखिए
कि 2, 8, 16 और 10 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। आप देख लीजिए 2, 8, 16, 10 का एचसीएफ निकाल कर 2, 8, 16 और 10 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो पहले 2 कॉमन बार में लगाएंगे तो 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 5 दूना 10। यही एक ऐसी संख्या है जो हर संख्या को डिवाइड करेगा, यानी कि एचसीएफ आपका कितना हो गया? 2 आ गया। अब ऑप्शन देखिए कि पहला एचसीएफ 2 किस में है? सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसका राइट आंसर कर देंगे, ये वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी यदि इसकी भुजा जो है वो 3√3 सेंटीमीटर है। देखिए कह रहा है कि शीर्ष लंब की ऊंचाई, तो इसका ऊंचाई होता है √3/2 इंटू साइड। क्या होता है? साइड। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू साइड। तो √3 अब बाई में 2, साइड का वैल्यू दे रखा है 3√3। तो आप देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 तिया का 9/2 यानी कि 4.5 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में है, जो होगा 3.4। कितना हो जाएगा? 3.4, 4.4 ना, आपका कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। कहते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3/5 गुना है यदि आयत की भुजा 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिधि क्या होगा? एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल का 3/5 गुना। तो ये जो वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, कह रहा है जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल का 3/5 गुना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 25 गुने 15, इधर कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, 3/5। 5 से काटिए, 5 दिया 15 हो जाएगा। तो जो अगर भुजा की मान निकालेंगे तो 25 के बदले 5, √3 का मतलब 3, 5 से कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है ताकि आप समय बचाओगे, तभी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। तो भुजा अगर निकल गया 5 तो आपको चाहिए वर्ग का परिमाप, तो जिसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 भुजा होता है, 4 गुने भुजा होता है वर्ग का परिमाप, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहते हैं आयताकार प्लॉट की लंबाई पहले 5% बढ़ाते हैं और फिर चौड़ाई 6% कमाते हैं। बढ़ाने के लिए 5% ऐसे करेंगे, घटाने के लिए 6% ऐसे घटा देंगे। इसके बाद फॉर्मूला होता है 5 गुने 6/100। प्रतिशत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था, प्रतिशत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था, ये फॉर्मूला की तरह काम करता है। ठीक है ना, ये किसकी तरह काम करता है? फॉर्मूला की तरह काम करता है। क्या हो गया? ये फॉर्मूला की तरह काम करता है। तो इधर करेंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस इधर करेंगे 6×5 = 30, 6×5 अब बट्टा में कितना आएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कटेगा तो -1 -0.3, इसको जोड़ देंगे तो माइनस आ जाएगा 1.03, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 30 में हो जाएगा, 1.3 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में है? इसमें नहीं है, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा